Hello friends, it's Roshi Patil, TGT English, Kendriya Vidyalaya, Aurangabad. Today I'm going to tell you some important information guideline which has been issued by the Kendriya Vidyalaya Sangathan. So many people they are in confusion about the admission in Kendriya Vidyalaya. So just guidelines have come. I will tell you the guidelines in brief, and tomorrow I will make one video how to apply in Kendriya Vidyalaya actually. So I will give detailed information in that, but here I would just tell in brief. मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में आपको कुछ जानकारी दूंगा, और कल मैं एक वीडियो बना के ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कल से केंद्रीय विद्यालय के जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, वो कल सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे. तो 7 अगस्त तक, वो शाम 7 बजे तक आप भर सकते हो. फर्स्ट क्लास के लिए वो ऑनलाइन रहेंगे. सेकेंड क्लास से आगे 20 से 25 तारीख तक ही वो आप भर सकते हो, 5-6 दिन है उसमें सिर्फ. और वो भी अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में उस क्लास में अगर जगह है तभी वो फॉर्म भरे जाएंगे. वो भी ऑफलाइन के इस पे भरे जाएंगे, वो ऑनलाइन नहीं होंगे. सो और 11th के एडमिशन के रिलेटेड आप स्कूल से कंसल्ट कर लीजिए. Because of this COVID-19, no, there are so many changes. This time schedule also has been changed, so better to contact or to check the school website there for 11th standards admission. Here some guidelines have been given here. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वी नो वेल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है. पिछले 7 साल में उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की जो ट्रांसफ़र होती है उसको ट्रांसफरेबल कहते हैं. और ट्रांसफ़र का जो डिस्टेंस होता है वो कम से एक जगह से दूसरे जगह का वो 20 किलोमीटर का होना चाहिए, और स्टे वहाँ पे कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाता है. ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सेंट्रल की ऑटोनोमस होती है, केंद्रीय विद्यालय, BSNL. स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम कंसिडर करेंगे तो बाकी के जो MSCB है और यो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, वो ऑटोनोमस या अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग हम उसको कहते हैं. सिंगल गर्ल मतलब ओनली वन गर्ल, नॉट सिबलिंग्स. उसको कोई दूसरी बहन भी नहीं और भाई नहीं. वही होता है कि सिंगल गर्ल, बस एक एकलौती लड़की है, उसी को सिंगल गर्ल. एडमिशन अप्लाई करते समय आपको सिर्फ एक ही लड़की है, तो उसमें आपको एफिडेविट भी देना होता है कोर्ट से. और फॉर्म भरते समय ही उसमें ऑप्शन होता है RT का भी और सिंगल गर्ल का भी, HGC का भी. और एक जगह एक ही फॉर्म में आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भर सकते हो अगर उस सिटी में वो है तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखिए. प्रायोरिटीज़ एडमिशन में दी जाती है. 5 कैटेगरीज उसमें बनाई है, ये कास्ट के हिसाब से नहीं है. 5 कैटेगरीज ऐसी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और एक सर्विसमैन होते हैं आर्मी वाले. फिर सेकंड कैटेगरी होती है कि जो ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल की, उनके एम्प्लॉय होते हैं, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल. एंड थर्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. फोर्थ कैटेगरी एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एंड फिफ्थ कैटेगरी सिविल पीपल, जो प्राइवेट में जॉब करते हैं, जो किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, वो फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं. तो यहाँ पे एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, सबसे पहले हमारा सवाल है कि हमारा बेटा या बेटी एडमिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं. तो वहाँ पे 31 मार्च को 2020 वहाँ पे उसके 5 साल कंप्लीट होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से दिया है कि 31 मार्च 2015 टू 31 मार्च 2013 के बीच में अगर उसके डेट ऑफ बर्थ है, उसको एडमिशन आप वहाँ पे एलिजिबल है, एडमिशन मिल सकता है. या फर्स्ट क्लास के लिए मिनिमम 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, एज आई टोल्ड यू, इसके कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हैंडीकैप के लिए 2 साल का उसमें रिलैक्सेशन होता है. 11th क्लास के एडमिशन के लिए एज की कोई रिलैक्स ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे 10th का रिजल्ट लग जाता है 20 दिन के अंदर एडमिशन प्रोसेस हो जाती है, और उसके हिसाब से आपका एडमिशन मेरिट के बेस पे वो होता है. यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे दी है. जैसे MP होते हैं, खासदार जो सांसद जिसे कहते हैं, या केंद्रीय विद्यालय के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी एडमिशन वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में मिल जाता है. ये ओवर एंड अबो एडमिशन है, अगर स्ट्रेंथ भी है फुल क्लास में तो भी इनको एडमिशन मिल जाता है. या जिनके पेरेंट्स की जो ये डेथ हो चुकी है वार में, उनके बच्चों को भी मिल जाता है. परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरीके से पुलिस मेडल, ये जो अगर मिलते हैं तो उनके बच्चों को भी वहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल जाते हैं.
वहाँ पे और सिंगल गर्ल चाइल्ड, जैसे मैंने कहा कि और एन अब एडमिशन होता है, हर क्लास में 2 लड़कियों का एडमिशन मिलता है। तो ऐसे इस केस में भी आपको बच्चों का लड़कियों का एडमिशन वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल सकता है, उसमें कोई स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST, वो तो होना ही चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वहाँ से जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे जो KVS एम्प्लॉय और पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दैट विद दैट स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू गेट एडमिशन, वो वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, SC होता है, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल, तो वो वहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका वो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं है, तो पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो, और उसके बाद में 3 महीने के अंदर बच्चे का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना के आपको स्कूल में वहाँ पे उसकी एंट्री करनी है। और जो हैंडीकैप होता है या दिव्यांग जिसे कहते हैं, उसको सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए। जो सर्विस में है, आर्मी में है या पैरामिलिट्री में है, कई अलग जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको उनके सर्विस सर्टिफिकेट में पिछले 7 साल में जितने ट्रांसफ़र हुए हैं वो सब उसमें आपका जो ऑफिस हेड है वहाँ पे, कमांडिंग ऑफिसर है, उसके सिग्नेचर के साथ वो सब डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए। कौन कौन से डेट को कौन सी जगह से कहाँ मतलब ट्रांसफ़र हुआ है और कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ है, वो सब अच्छी तरह से वो मेंशन होना चाहिए। और जो रिटायर हुए उनका रिटायरमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है और एड्रेस प्रूफ यहाँ का जो होता है, वो उसके साथ वो एक सर्विसमैन वाले भी वहाँ पे उसको एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपने फॉर्म भरा, इसका मतलब आपको एडमिशन मिलेगा ऐसा नहीं है। आपने कुछ गलत वहाँ पे कुछ मेंशन किया है तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। जनरली ये जो कैटेगरी होती है, प्रायोरिटी जो कैटेगरी एडमिशन कैटेगरी, उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें ये कैटेगरी 1 का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेकंड का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस के एम्प्लॉई, थर्ड का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट की प्योर एम्प्लॉई, फोर्थ का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय, और फिफ्थ का मतलब है जनरल जो प्राइवेट लोग हैं। कभी कभी प्राइवेट वाले भी क्या करते हैं, कैटेगरी 1 डाल देते हैं और उनको फिर एडमिशन वहाँ पे वो प्रायोरिटी ये हो जाती है, लेकिन एडमिशन जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं एडमिशन के समय, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होता नहीं, फिर उनका एडमिशन उस केस में कैंसिल हो जाता है। तो ये कैटेगरी का ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एडमिशन का जो मेथड होगा वो इस तरीके से, वहाँ पे रिजर्वेशन है देखो। RT में जो 25% रिजर्वेशन है, केंद्रीय विद्यालय में एक कैपेसिटी होती है 40 बच्चों की, 40 सीट्स अवेलेबल मतलब कंसिडर की जाती है, उसमें से 25% RT में जाते हैं। RT में जैसे मैंने बताया आपको, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, ओपन वाला भी रहा तो उसका EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर सर्टिफिकेट है उसके पास 1 लाख इनकम सर्टिफिकेट, वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसके पास बिलो पावर्टी लेवल मतलब जो येलो रेशन कार्ड है, वो अगर वो भी कर सकता है। डिफरेंटली एबल भी जो हैंडीकैप है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें से इन सबको लॉटरी के बेस पे 25% रिजर्वेशन में आपको मतलब 10 सीट्स में एडमिशन मिल सकता है। उसमें SC 15% रिजर्वेशन है, ST 7.5, एंड दिस टाइम OBC 27% रिजर्वेशन हैज़ गॉट। ये फर्स्ट टाइम है केंद्रीय विद्यालय में OBC को 27% रिजर्वेशन अभी यहाँ पे दिया गया है। और ये सब होने के बाद यहाँ पे प्रोसेस कैसे हो गया, अब आपने सबने फॉर्म भरने के बाद RT की लॉटरी के हिसाब से 25% वो पहले बच्चे निकालेंगे, फिर जो हैंडीकैप बच्चे उनको निकाला जाएगा लॉटरी के हिसाब से, फिर कैटेगरी फर्स्ट के बच्चों को प्रायोरिटी के हिसाब से एडमिशन मिलेंगे, फिर जगह बचती है तो फिर सेकंड वालों को। उसके बाद में फिर SC ST OBC इनके कास्ट के हिसाब से जो कोटा होना चाहिए, 15%, 7.5, 27%, तो इसमें से इन इतने बच्चे उस कास्ट के हुए कि नहीं, वो पहले फिर उसके बाद में चेक किया जाता है। अगर नहीं हुए तो कैटेगरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से उस कास्ट के बच्चे वहाँ पे लिए जाते हैं। अगर हो गए तो वहाँ पे एडमिशन, फिर वहाँ पे आगे की कैटेगरी का एडमिशन वहाँ पे मतलब संभव नहीं होता है, क्योंकि जितने बच्चे चाहिए वहाँ पे हो जाते हैं। और फिर भी बच्चे कम होते हैं तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड्स इस तरीके से कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी वाइज वो एडमिशन वहाँ पे आगे जाता है। और यहाँ पे जैसे लॉट जो है, मैंने बताया कि पहले फिर वो RT के होंगे, फिर डिफरेंटली एबल जो हैंडीकैप है, फिर वो कैटेगरी फर्स्ट सेकंड के, फिर SC ST वो OBC नॉन क्रिमिनल के बच्चे देखेंगे हुए कि नहीं, और फिर बाद में फिर बाकी जो बच्चे हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाएगा।
वीकर सेक्शन, जैसे मैंने कहा कि जनरल के लोग भी अगर 1 लाख के अंदर उनका इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आरटीई के अंडर फॉर्म भर के उसमें ये कर सकते हैं, उसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहा जाता है। और आरटीई में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका डिस्टेंस स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, वो भी आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, एक कागज़ पे लिख के उसका डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। और मतलब यहाँ पे, और तभी आपको आरटी में वो कंसिडर किया जाएगा। डिफरेंस अगर स्कूल से घर का 5 किलोमीटर के ज़्यादा होगा तो आपको फिर आपका एडमिशन उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा वो। और कई मतलब रूरल एरिया में जो होता है, वहाँ पे गाँव छोटा है, ज़्यादा ये नहीं है, बड़ी सिटी नहीं है, तो वहाँ पे 8 किलोमीटर तक वो रेडियस चल जाता है। ये तो ऑनलाइन हुआ फर्स्ट स्टैंडर्ड का। अगर दूसरे सेकंड से फिर वो सेकंड ऑनवर्ड्स ऑफलाइन एडमिशन है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है। प्रिंसिपल, उसमें टीचर होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं, वीएमसी मेंबर होता है। तो इस तरीके से आरटी में अगर एडमिशन होता है तो आपको फ़ीस वहाँ पे देनी पड़ती नहीं है बच्चों को। फर्स्ट से 8 स्टैंडर्ड तक आपको कोई फ़ीस नहीं होगी बच्चों को। 9 के बाद में फिर आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। 8 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। अब यहाँ पे फर्स्ट तक तो एडमिशन हमने देखा कि ऑनलाइन है, फिर सेकेंड से 8 तक क्या है, वो ऑफलाइन होगा। अगर जिस स्कूल में जिस क्लास में अगर कोई वैकेंसी है तभी वो एप्लीकेशन मंगवा सकते हैं, वरना एप्लीकेशन वो, अदरवाइज दे विल नॉट गिव एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसीज देयर और एडमिशन, न्यू एडमिशन्स। तो इसमें भी अगर कुछ वैकेंसी किसी क्लास में होती है तो वो भी कैटेगरी वाइज, आर्मी वालों का, फिर वो सेंट्रल के ऑटोनॉमस, फिर स्टेट गवर्नमेंट, इस हिसाब से वो कैटेगरी वाइज वहाँ पे मतलब एडमिशन का प्रोसेस किया जाता है। 9th में अगर एडमिशन करवाना है तो एक टेस्ट होगी 100 मार्क्स की, उसमें से मिनिमम 33% एग्रीगेट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और SC ST के लिए सिर्फ वो 25% का ही एग्रीगेट चाहिए। 11th में अगर आपको एडमिशन लेना है साइंस में तो 10th में आपको मिनिमम 60% चाहिए, और कॉमर्स में अगर लेना है तो 50% चाहिए। और इतना सब होने के बाद में अगर क्लास की स्ट्रेंथ अगर 40 से कम है तो केंद्रीय विद्यालय के बाहर बाहर के जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी चांस मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी ब्रीफ में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद में अब देखो एक थोड़ा समरी में बताता हूँ आपको कि 20 तारीख से मतलब कल से एडमिशन शुरू शुरू हो रहे, 20 जुलाई से, तो वो 7 ऑगस्ट तक चलेंगे ऑनलाइन फर्स्ट के लिए। और सेकंड का जो है वो कल से शुरू होगा, लेकिन 25 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा, वो भी ऑफलाइन रहेगा। वो भी जिस स्कूल में जगह है, वैकेंसी है, वहीं पे रहेगा, सब जगह पे नहीं। और 11th का आपको स्कूल के वेबसाइट को कांटेक्ट करके उनका जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये नीचे कुछ मैंने वेबसाइट दी है स्कूल के, जिस पे आप गाइडलाइन आपको मिल सकती है, या ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। या केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, वो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे चले जाइए आप, वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ सबके लिए कंपलसरी है, वो आपको अच्छी तरह से आपके पास रखना है। अगर कास्ट में है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर इकोनॉमिकली वीकर या बीपीएल अगर आप मतलब है तो वो सर्टिफिकेट आप में मतलब आपके पास होना चाहिए। हैंडीकैप है तो वो सिविल जो सर्जन होता है उससे वो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए। सिंगल गर्ल अगर है, एक ही लड़की है, तो आपका कोर्ट से एफिडेविट, मतलब आपको इंग्लिश या हिंदी में वहाँ पे एफिडेविट वो लिखना पड़ता है, कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश या हिंदी में ही लिख के लाना पड़ता है वो, कोर्ट से एफिडेविट करके। एंड सर्विस सर्टिफिकेट जो आर्मी वाले हैं या ट्रांसफरेबल है तो उनकी सर्विस जो है, मतलब बाहर ड्यूटी कर रहे लेकिन एडमिशन कहीं दूसरी, मतलब औरंगाबाद में करना है एडमिशन उनको, तो उनके सर्विस सर्टिफिकेट में जो उनके ट्रांसफ़र्स की पिछले 7 साल की डिटेल वो भी चाहिए, और यहाँ पे लोकल में उनकी फैमिली कहाँ पे रहेगी उसका एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। और आरटी के लिए जैसे मैंने कहा कि 5 किलोमीटर के अंदर का डिस्टेंस का डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन वो ज़रूरी है। और जब आर्मी वाले कोई बाहर जम्मू कश्मीर या कहीं नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, वहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं होती है, लेकिन उनका एडमिशन उनके नेटिव प्लेस में लेना होता है, तो वहाँ पे फील्ड एरिया या नो अकोमोडेशन सर्टिफिकेट होता है, वो भी वहाँ पे होना चाहिए। तभी जिस जगह पे आप फैमिली रखना चाहते हो वहाँ पे आपके बच्चों का एडमिशन मतलब कंसिडर हो सकता है। तो आर्मी वालों को सर्विस सर्टिफिकेट में ट्रांसफ़र और कितने ट्रांसफ़र हुए, और उनकी फैमिली कहाँ पे रहेगी, और फील्ड एरिया और नो अकोमोडेशन सर्टिफिकेट, ये 2-3 चीज़ें वहाँ पे मतलब ज़रूरी है जो आपको यहाँ पे देनी है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिली है। मैं कल एक वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे, मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और सीधा अप्लाई मतलब फॉर्म कैसे भरते हैं।
डॉक्यूमेंट्स वो सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे उस समय और फिर से एक बार क्लियर करूँगा, जिसको देख के आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।